दुनिया भर में एडुकेशन एक $7 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। इंडिया में अकेले कोचिंग इंडस्ट्री $7 बिलियन की, और एक आईआईटी सीट के लिए हर साल तकरीबन 70 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चा सिलेक्ट होता है। एक बच्चे के जन्म के साथ ही एक रेस शुरू हो जाती है। पहले अच्छा प्री स्कूल, फिर अच्छा स्कूल, फिर कोचिंग, फिर कॉलेज, फिर प्लेसमेंट। इस रेस में सबसे ज्यादा दौड़ता कौन है, बच्चा या उसके पेरेंट्स? अगर स्कूल फीस हर साल बढ़ रही है तो कोचिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर कॉलेजेस बढ़ रहे हैं तो जॉब्स की गारंटी क्यों नहीं बढ़ रही? और अगर गवर्नमेंट एजुकेशन पर इतना पैसा खर्च कर रही है तो पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल की तरफ क्यों जा रहे हैं? तो आखिर एजुकेशन इतनी महंगी हुई कैसे? और क्या हम एजुकेशन के लिए पैसा दे रहे हैं या सिर्फ एक बेहतर फ्यूचर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं? एक वक्त था जब स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह होता था। आज स्कूल एक इन्वेस्टमेंट है। पेरेंट्स फीस नहीं भरते, वो फ्यूचर खरीदने की कोशिश करते हैं, और जितना महंगा फ्यूचर दिखता है उतना ही ज्यादा पैसा उसके पीछे लगता है। 50 साल पहले ग्रेजुएट बनना ही काफी था। आज डिग्री के साथ इंग्लिश चाहिए, कोडिंग चाहिए, एआई टूल्स यूज करना आना चाहिए, डेटा समझना आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटर्नशिप्स, सर्टिफिकेट्स और कई बार कोचिंग भी। हर नए एक्सपेक्टेशन के साथ एक नया खर्चा जुड़ता है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, एडुकेशन महंगी इसलिए नहीं हुई क्योंकि स्कूल्स अचानक ग्रीडी हो गए। एडुकेशन महंगी हुई क्योंकि पेरेंट्स ने उसकी वैल्यू बदल दी। एडुकेशन अब खर्चा नहीं, इन्वेस्टमेंट बन गई। और जब करोड़ों लोग एक ही चीज को इन्वेस्टमेंट समझने लगते हैं, मार्केट उसके पीछे आ ही जाता है। और इसी तरह एडुकेशन धीरे धीरे एक इंडस्ट्री बन गई। लेकिन अगर एडुकेशन इंडस्ट्री है तो उसका कस्टमर कौन है? इंडिया के स्टूडेंट्स हर साल विदेश में पढ़ाई पर $70 बिलियन से ज्यादा खर्च करते हैं। ये इतना पैसा है कि नेपाल या कंबोडिया जैसे देशों की पूरी इकोनॉमी इससे छोटी है। अब एक और सवाल, ये पैसा जाता कहाँ है? क्या सिर्फ स्कूल्स पर? नहीं, ये पैसा स्कूल, कोचिंग, ऑनलाइन कोर्सेज, स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स, एजुकेशन लोन्स, करियर काउंसलिंग, कोडिंग क्लासेस, ओलंपियाड्स, टेस्ट सीरीज, इन सब पे खर्च होता है। एक बच्चा पैदा होता है और उसके आसपास एक पूरा बिजनेस इकोसिस्टम खड़ा हो जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इंडस्ट्री किसी को फोर्स नहीं करती, पेरेंट्स खुद इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो सवाल एडुकेशन का नहीं, साइकोलॉजी का है। पेरेंट्स इतना पैसा खर्च क्यों करते हैं? यही एक सवाल पूरी इंडस्ट्री की सच्चाई सामने ला देता है। सुबह के 5 बजे हैं, शहर अभी सो रहा है, लेकिन एक कोचिंग सेंटर के बाहर दिन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। पेरेंट्स बच्चों को छोड़ने आए हैं और उनकी आंखों में उम्मीद और डर दोनों है। वो यहाँ इसलिए नहीं आए क्योंकि उनको कोचिंग पसंद है, वो यहाँ आए हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर उनका बच्चा पीछे रह गया तो शायद जिंदगी भर पीछे रह जाएगा। और ये डर सिर्फ इमोशनल नहीं है, ये मैथमेटिक्स है। हर साल तकरीबन 12 से 15 लाख स्टूडेंट्स आईआईटी और एनआईटी की लगभग 44,000 सीट्स के लिए compete करते हैं। नीट में लगभग 23 लाख स्टूडेंट्स 1,36,000 के आसपास एमबीबीएस सीट्स के लिए compete करते हैं। जब चांसेस इतने कम होते हैं तो पेरेंट्स मार्क्स नहीं, एडवांटेज खरीदते हैं, और वही एडवांटेज इंडिया की 58,000 करोड़ की कोचिंग इंडस्ट्री बेचती है। NCAER के रिसर्च के मुताबिक इंडियन हाउसहोल्ड्स का एडुकेशन पर खर्च लगातार बढ़ रहा है, और इस एडुकेशन खर्च का 13.53% हिस्सा सिर्फ कोचिंग और ट्यूशन पर जा रहा है। यानी कोचिंग स्कूल से अलग एक जरूरत बन चुकी है, लग्जरी नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कंपटीशन एक प्रॉब्लम है, ट्रस्ट दूसरी। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है नीट यूजी 2026, जहां पेपर लीक होने के एलिगेशंस के बाद 22 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स वाला पूरा एग्जाम ही कैंसिल करना पड़ा। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पिछले 2 दशकों में इंडिया में ऐसी 90 से ज्यादा लीक एलिगेशंस और इरेगुलरिटीज पहले भी रिपोर्ट हो चुकी हैं। ये सब पेरेंट्स को एक ही मैसेज देते हैं, रिस्क और बढ़ गया है। और जब रिस्क बढ़ता है, इंश्योरेंस महंगी बिकती है। इसलिए कोचिंग सिर्फ एडुकेशन नहीं बेचती, वो रीअश्योरेंस बेचती है, वो होप बेचती है, वो फियर बेचती है। लेकिन अगर पेरेंट्स गवर्नमेंट स्कूल्स पर भरोसा करते तो क्या ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी होती?
इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल्स पहले भी थे और आज भी हैं। फिर ऐसा क्या बदला कि लाखों पेरेंट्स ने प्राइवेट स्कूल्स को चूज करना शुरू कर दिया? पिछले 10 सालों में जहां गवर्नमेंट स्कूल्स की संख्या लगभग 89,000 कम हुई है, वहीं प्राइवेट स्कूल्स की संख्या 42,000 से ज्यादा बढ़ गई है। तो क्या गवर्नमेंट स्कूल्स फेल हो गए या कहानी कुछ और है? सबसे पहला जवाब है रैशनलाइजेशन। गवर्नमेंट का लॉजिक सिंपल था, जहां बच्चे नहीं हैं वहां स्कूल्स क्यों, इसलिए छोटे स्कूल्स को मर्ज कर दिया गया, कई जगह बंद भी किया गया। लेकिन दूसरा सवाल यहीं से शुरू होता है, बच्चे कम हुए क्यों? रिपोर्ट्स कहती हैं टीचर्स नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर था, पेरेंट्स ने भरोसा खोना शुरू किया और जब एडमिशंस गिर गए तो वही लो एनरोलमेंट क्लोजर का रीजन बन गया। गवर्नमेंट कहती है रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करना जरूरी था। क्रिटिक्स कहते हैं पहले सिस्टम को कमजोर किया गया, फिर उसी कमजोरी को क्लोजर का जस्टिफिकेशन बना दिया गया। दोनों नैरेटिव्स आज भी मौजूद हैं और इसी बीच पेरेंट्स ने एक डिसीजन लिया, अगर चॉइस है तो प्राइवेट स्कूल ही सही। ये डिसीजन सिर्फ पैसा देखकर नहीं लिया गया, प्यार और डर देखकर लिया गया। हर पेरेंट, चाहे उसकी इनकम कुछ भी हो, अपने बच्चे के लिए बेस्ट ही चाहता है। उन्हें लगता है प्राइवेट स्कूल ही वो बेस्ट दे सकता है। इसलिए सर्वेज एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, अमीर फैमिलीज अपनी इनकम का जितना हिस्सा बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करती हैं, उससे कहीं ज्यादा हिस्सा गरीब फैमिलीज को खर्च करना पड़ता है। मतलब एक डेली वेज कमाने वाला परिवार भी अपनी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा सिर्फ इस उम्मीद में लगा देता है कि उसके बच्चे को बेहतर पढ़ाई और बेहतर भविष्य मिल सके। और जब ऐसा ही फैसला लाखों घरों में बार बार लिया जाता है तो वही मिलकर इंडिया की एजुकेशन मार्केट को और भी बड़ा बना देता है। लेकिन स्कूल बदलने से प्रॉब्लम खत्म हुई या कंपटीशन और बढ़ गया? अगर आज आपसे पूछा जाए इंडिया का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन हब कौन सा है? दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर? नहीं, ये है कोटा, एक ऐसा शहर जहां 2 से 2.5 लाख स्टूडेंट्स सिर्फ एक चीज के लिए रहते हैं, एक एग्जाम। इस शहर की इकोनॉमी कोचिंग पर चलती है। हजारों टीचर्स, हॉस्टल्स, पीजीज, मेस, बुक स्टोर्स, टेस्ट सीरीज, एक पूरा शहर एक एग्जाम के आसपास खड़ा हो गया। ये सिर्फ एजुकेशन नहीं, ये इकोनॉमी है। और यही एक सबसे इम्पोर्टेंट बात समझ आती है, पेरेंट्स स्कूल के लिए पैसा नहीं दे रहे, वो कंपटीशन के लिए पैसा दे रहे हैं। कंपटीशन बढ़ेगा तो कोचिंग बढ़ेगी, कोचिंग बढ़ेगी तो खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर फिर कंपटीशन को और बढ़ा देगा। ये एक साइकिल है और हर साल ये साइकिल और तेज हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ कोचिंग कंपनी जिम्मेदार है। तो फिर जिम्मेदार कौन है? चैप्टर 6, क्या सिर्फ गवर्नमेंट की गलती है? अब तक एक बात कहना बहुत आसान होता था, गवर्नमेंट स्कूल्स खराब हैं, इसलिए प्राइवेट एजुकेशन महंगी है। लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं। 1968 में कोठारी कमीशन ने कहा था कि इंडिया को अपनी एजुकेशन पर अपनी जीडीपी का 6% खर्च करना चाहिए। आज लगभग 60 साल बाद भी इंडिया का कंबाइंड सेंटर प्लस स्टेट एजुकेशन स्पेंड जीडीपी का सिर्फ 4% के आसपास है, अपने टारगेट से कम। लेकिन पैसा ही पूरी कहानी नहीं। सोचिए, इंडिया में 24 करोड़ से ज्यादा स्कूल स्टूडेंट्स हैं, 14 लाख से ज्यादा स्कूल्स और उन्हें पढ़ाने वाले 1 करोड़ से ज्यादा टीचर्स। और ये सिर्फ स्कूल की बात है। हायर एजुकेशन में 58,000 से ज्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं, जहां लगभग 4.5 करोड़ के आसपास स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस, हर स्टेट का अलग सिलेबस, हर डिस्ट्रिक्ट की अलग चैलेंजेस। दुनिया के बहुत कम देश इतने स्केल पर एजुकेशन चलाते हैं। इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, पीएम श्री स्कूल्स, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, निपुण भारत, कई रिफॉर्म्स लाए गए। लेकिन पॉलिसी बनाना और उसे हर क्लासरूम तक पहुंचाना 2 अलग चीजें हैं। इसलिए किसी एक को ब्लेम करना ठीक नहीं होगा। ना सिर्फ गवर्नमेंट, ना सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स और ना सिर्फ कोचिंग इंडस्ट्री। ये एक सिस्टम है और सिस्टम्स एक रीजन से नहीं बदलते। लेकिन अगर सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो सबसे बड़ा नुकसान किसका हो रहा है? अब तक हमने देखा एजुकेशन का बिजनेस कैसे बना, कंपटीशन कैसे बढ़ा, कोचिंग इंडस्ट्री कैसे खड़ी हुई, गवर्नमेंट स्कूल्स कैसे बदले। लेकिन ये सब सिर्फ कहानी का आधा हिस्सा था। असली सवाल अब शुरू होता है। आज अगर 2 बच्चे
एक ही क्लासरूम में बैठे हैं। दोनों इक्वली इंटेलिजेंट हैं, दोनों इक्वली हार्ड वर्किंग हैं। तो क्या दोनों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं? सच शायद अनकंफर्टेबल है। आज एक बच्चे का फ्यूचर अक्सर उसकी टैलेंट से पहले उसके पेरेंट्स की इनकम डिसाइड करती है। ये नेचर का रूल नहीं है, ये मार्केट का भी रूल नहीं है। ये एक सिस्टम है जो धीरे धीरे हमने बना दिया। और जब अपॉर्चुनिटी इनकम के साथ अटैच हो जाए तब एडुकेशन इक्वलाइजर नहीं रहती, वो मल्टीप्लायर बन जाती है। जिसके पास ज्यादा है उसको और ज्यादा मिलता है, और जिसके पास कम है वो रेस शुरू होने से पहले ही पीछे रह जाता है। लेकिन अगर ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम होती तो शायद सोल्यूशन भी आसान होता। ये सिर्फ इंडिया की कहानी नहीं है। साउथ कोरिया में पेरेंट्स हैगवान्स पर बिलियंस खर्च करते हैं, जो कि एक कोचिंग इंडस्ट्री है। अमेरिका में स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बाद भी सालों तक एजुकेशन लोन्स चुकाते रहते हैं। और चाइना को प्राइवेट ट्यूटरिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करना पड़ा। देश अलग है, पॉलिसीज अलग हैं, लेकिन प्रॉब्लम सरप्राइजिंगली एक ही है। हर पेरेंट अपने बच्चे को एडवांटेज देना चाहता है, और जब करोड़ों पेरेंट्स एक साथ एडवांटेज खरीदने लगते हैं तब एडवांटेज लग्जरी बन जाता है, और लग्जरी महंगी होती है। इसलिए एजुकेशन का सबसे बड़ा चैलेंज फीस नहीं है, अपॉर्चुनिटी है। एक बच्चा बेस्ट टीचर्स, बेस्ट कोचिंग, बेस्ट टेक्नोलॉजी, दूसरा सिर्फ उम्मीद। और जब स्टार्टिंग लाइन ही अलग हो तो फिनिश लाइन कभी इक्वल नहीं हो सकती। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, इंडिया के अपने नंबर्स इसे साबित करते हैं। UDISE प्लस 2024-25 के डेटा के मुताबिक इंडिया में सिर्फ 47% स्टूडेंट्स ही क्लास 12 तक पहुंच पाते हैं, यानी हर 2 में से एक बच्चा रास्ते में ही छूट जाता है। तो सवाल ये नहीं कि हम अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दे रहे हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम उन्हें पूरी पढ़ाई तक पहुंचा भी पा रहे हैं। लेकिन क्या कोई देश है जिससे हम कुछ सीख सकते हैं? एक उदाहरण है फिनलैंड। फिनलैंड में एजुकेशन सिस्टम काफी हद तक गवर्नमेंट फंडेड है। प्राइवेट स्कूल्स ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं, और जो एग्जिस्ट करते हैं उन पर भी गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट कंट्रोल और रेगुलेशंस होते हैं। हर स्कूल एक जैसा अच्छा है, इसलिए पेरेंट्स को बेस्ट स्कूल ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। टीचर बनना इतना कॉम्पिटिटिव है कि टीचिंग प्रोग्राम में सिर्फ 10% एप्लीकेंट्स को ही जगह मिलती है, और हर टीचर के पास मास्टर्स डिग्री होती है। रिजल्ट, फिनलैंड दुनिया के टॉप परफॉर्मिंग एजुकेशन सिस्टम में से एक है, बिना किसी कोचिंग सेंटर के। फिनलैंड का साइज इंडिया जितना नहीं है, और उसका मॉडल सीधा कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज सीखी जा सकती है, जब सिस्टम हर बच्चे को बराबर क्वालिटी देता है तब पेरेंट्स को अलग से एडवांटेज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन शायद हम गलत सवाल पूछ रहे हैं। पिछले 50 सालों में हमने बच्चों को एक ही फॉर्मूला सिखाया, अच्छे मार्क्स, अच्छा कॉलेज, अच्छी जॉब। लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के मुताबिक 2030 तक दुनिया भर में वर्कर्स के कोर स्किल्स का 39% बदल जाएगा या आउटडेटेड हो जाएगा, और ग्लोबली 9.2 करोड़ जॉब्स खत्म हो जाएंगे। जो स्किल आज काम आ रही है वो 5 साल में पुरानी हो सकती है। और ये सिर्फ दुनिया की बात नहीं, खुद इंडिया में यही कहानी है। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026 कहता है कि देश के सिर्फ 56% ग्रेजुएट्स ही एम्प्लॉयबल माने जाते हैं, यानी हर 2 में से लगभग एक ग्रेजुएट डिग्री लेने के बाद भी जॉब के लिए पूरी तरह तैयार नहीं होता। और एम्प्लॉयर्स की तरफ से देखें तो 82% कंपनीज खुद कहती हैं कि उन्हें सही स्किल्स वाले लोग ढूंढना मुश्किल हो रहा है। इतनी कोचिंग, इतनी फीस, इतनी कंपटीशन, और फिर भी इंडस्ट्री कहती है कि रिक्वायर्ड स्किल नहीं मिल रही, और लोगों का माइंडसेट भी उतनी तेजी से नहीं बदला। आज भी बहुत से पेरेंट्स के लिए सक्सेस का मतलब सिर्फ 2 प्रोफेशंस है, डॉक्टर या इंजीनियर। आयरॉनिक बात यह है कि इंडिया में एक इंजीनियर की एवरेज सैलरी लगभग 6 लाख पर एनम है, और डॉक्टर बनना तो और भी लंबी रेस है। MBBS तक पहुंचने के लिए सालों की मेहनत, लाखों का खर्च और एक कठिन कंपटीशन पार करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद रेसिडेंसी के दौरान भी कई डॉक्टर्स की शुरुआती कमाई सालाना 8 से 10 लाख रुपए है। सालों की नीट कोचिंग और लाखों का खर्चा करने के बाद भी वो गारंटीड जैकपॉट जितना सोचा जाता है उतना जल्दी नहीं मिलता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और रैपिडली चेंजिंग इंडस्ट्रीज एक नया सवाल पूछ रही हैं। क्या कल की दुनिया सिर्फ डिग्री से चलेंगी, या उन स्किल्स से जो मशीन्स कभी रिप्लेस नहीं कर पाएंगी?
क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। शायद इसीलिए आज कंपनी सिर्फ सर्टिफिकेट्स नहीं, कैपेबिलिटी देख रही है। और इसलिए अब जो सवाल आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने शुरुआत 3 नंबर से की थी, $7 ट्रिलियन, $7 बिलियन और एक IIT सीट जिसके लिए हर साल 70 में से सिर्फ एक बच्चा सिलेक्ट होता है। ये कहानी कभी नंबर्स के बारे में थी ही नहीं, ये उन लोगों के बारे में थी जो उन नंबर्स के पीछे खड़े हैं। हर कोचिंग रिसीट के पीछे एक पेरेंट है, हर एजुकेशन लोन के पीछे एक सपना है, और हर एंट्रेंस एग्जाम के पीछे एक बच्चा है, और हर बच्चा सिर्फ एक मौका चाहता है। हम अक्सर कहते हैं एजुकेशन फ्यूचर बदल देती है, लेकिन शायद आज हम एजुकेशन नहीं खरीद रहे, हम फ्यूचर का इंश्योरेंस खरीद रहे हैं। और जब इंश्योरेंस सिर्फ वही लोग खरीद पाएं जो उसकी कीमत चुका सकते हैं, तो सवाल एजुकेशन का नहीं रहता, सवाल इक्वालिटी का बन जाता है। क्योंकि किसी देश का फ्यूचर उसके रिचेस्ट स्कूल्स में नहीं लिखा जाता, वो लिखा जाता है उस क्लासरूम में जहां एक बच्चा पहली बार बिलीव करता है कि उसके सपने भी उतने ही बड़े हो सकते हैं जितने किसी और के। और शायद किसी देश की असली तरक्की उसकी GDP से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि उस देश में पैदा होने वाले हर बच्चे को सपने देखने का बराबर मौका मिला या नहीं। एजुकेशन का काम अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है, उसे बेचना नहीं। आपके हिसाब से किसी बच्चे का फ्यूचर किस चीज से डिसाइड होना चाहिए, उसकी मेहनत या उसके पेरेंट्स की इनकम? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए। ये सिर्फ एजुकेशन की कहानी नहीं थी, ऐसी ही कहानियों के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं कि दुनिया असल में चलती कैसे है। अगर आप भी इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।